अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मुल्क में इन दिनों मुलाकातों, इस्तीफों और रूठों को मनाने का मौसम पूरे जोबन पर है। एक तरफ तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोराबारी जारी है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की जानिब भी इकदामात हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने PTI को आड़े हाथों लिया। उनके मुताबिक नून लीग को NRO के ताने देने वाले इस वक्त खुद NRO मांग रहे हैं। एक पार्टी लीडर तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन उनके बकौल हाथ जोड़कर NRO मांग रहा है कौमी असम्बली में। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ की इन बातों का जवाब आज किस तरह दिया, आप भी सुनिए। हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है, जब वो ब्रिगेडियर घुमन जो इस वक्त हमारे MNA भी हैं और एक जमाने में सेक्टर कमांडर थे इस एरिया के, सियालकोट और इस रीजन के, वहां पे उनसे उन्होंने जरूर मिन्नत तरले करते थे वो, और रोते भी थे। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने भी कुछ कहा था। क्या कहा था, सुनिए। मामला ये है कि मुज़ाकरात के लिए जो फ़ज़ा, जो माहौल, जो एतमाद चाहिए वो नहीं है, और ना ही वो इस सिंध के दिल से कोई इस तरह के मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखते हैं। वो रियायतें चाहते हैं। रियायतें जो है वो मुक़्तदर हल्के दे सकते हैं। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज उन्होंने अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की, उन्हें अपोजिशन अलायंस में शमूलियत की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और मौजूदा मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने स्टैंड से भी मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर की। मुज़ाकरात मैं करूंगा हर इंस्टीट्यूशन से। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमें अजीज हैं, हमारी फौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें बस हमारे साथ बैठे। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफिक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफिक है, जरदारी साहब इस पे मुतफिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आज एक और डेवलपमेंट भी सामने आई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया। तजुर्बाकार सियासतदान का इस्तीफा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हालिया दिनों में बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और जो वाक़यात हैं उसके अलावा बदअमनी के मुजाहरों का सिलसिला भी हमने देखा। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक को लिखे गए खत में अख्तर मैंगल का कहना था कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में जजेस की तादाद, सुप्रीम कोर्ट में इजाफे का बिल पेश करने की तहरीक फिलहाल मुअख्खर हो गई है। गुज़श्ता रोज सेनेट में यह बिल कायमा कमेटी को भेज दिया गया था। नून लीग के दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल 2024 पेश करने की दरख्वास्त की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज दी गई। बैरिस्टर गौर के मुताबिक आर्टिकल 74 और 81 के तहत यह बिल हुकूमत लाएगी और यह प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो सकता है। ना मंजूर जो है वो रूल्स के मुताबिक इस बिल पर काबीना और हुकूमत की मंजूरी जरूरी है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने दानियाल चौधरी को बिल पेश करने से रोकते हुए जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक फिलहाल मुअख्खर कर दी है। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में नून लीग के नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर और मेयर कराची जनाब मुर्तजा वहाब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने जजेस की तादाद बढ़ाने वाले मामले को जुडिशल कू आपने करार दिया, लेकिन हुकूमत बार बार ये बावर करा रही है कि बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उसको एक्सपेडाइट कराने के लिए जो है ये जजेस की तादाद बढ़ाना जरूरी है। इसी के साथ दूसरा जुड़ा सवाल कि अक्सरियत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत की है, क्या आप समझते हैं कि ये बिल वो आसानी से मंजूर करा लेंगे? जी देखें, जहां तक तो क्या करवा लेंगे, इसको मनवा लेंगे, पास करवा लेंगे असेंबली से या नहीं, आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, वो तो बड़ा जवाब मेरा ख्याल है ऑब्वियस है जी, कि अगर उनको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी हुकूमत को और वो वोट करेगी उनके साथ, तो फिर तो उनके पास मेजॉरिटी है, और ये चूंकि एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास हो सकता है तो पास तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं आपका पहले सवाल कि ये क्या ऑब्जेक्शन क्या है,
देखें, हुकूमत ने कहा कि हमने इसलिए कर रहे हैं, हम इस लेजिस्लेशन जो बेसिकली हुकूमत लेके आ रही है, हालांकि वो एक बाप के सेनेटर ने मूव किया है सेनेट में कम से कम, लेकिन नेशनल असेंबली में हुकूमत के MNA ने किया है, लेकिन हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है और हुकूमत का ही ये सारी स्ट्रेटजी है। तो हुकूमत का ये कहना है कि हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत पेंडेंसी है, अदालतों में बहुत पेंडेंसी है, और उनको बड़ा ख्याल आ गया एकदम पब्लिक का कि ये जरूरी है कि हम तादाद बढ़ाएं। ये अचानक ख्याल आया हमको। तो मेरा ये कहना था कि बहुत अच्छा ख्याल है आपको, बड़ी अच्छी बात है कि आपको पब्लिक का ख्याल है, लेकिन अगर आपने जुडिशल रिफॉर्म करनी है और बैकलॉग को ख़त्म करना है तो पहले तो वो लाखों केसेस जो नीचे से डिले होते हैं उनकी तरफ तवज्जो दें और नीचे अदालतें बढ़ाएं, नीचे कोर्ट रूम बढ़ाएं, नीचे जजेस बढ़ाएं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लाखों केसेस डिले होते हैं उसके बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस बढ़ाएं। फिर हाई कोर्ट में जहाँ जजेस की ज़रूरत है, जहाँ बहुत डिले होता है, वहाँ भी लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहाँ जजेस की तादाद बढ़ाएं, बल्कि वहाँ तो जजेस की जो मुकर्रर तादाद है वो भी पूरी नहीं हुई, वहाँ बढ़ाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें। ये कहना कि हमने रिफॉर्म करनी है और हमने बैकलॉग खत्म करना है, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 7 जजेस या 5 जजेस बढ़ा देंगे, ये इससे वो लॉजिक नहीं बनता, मंतक नहीं बनता। अब क्या वजह है कि वो जजेस लेके आना चाह रहे हैं? सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि इतना अचानक क्यों ख्याल है, इतनी जल्दी क्यों है? वो ये है कि इसको कहते हैं जजेस स्टैकिंग, यानी कि हुकूमत, हमने तारीख, बैनुल-अक़वामी तारीख में देखा है, बहुत सारे ममालिक में देखा है, अफ्रीका में देखा है, साउथ अमेरिका में देखा है, कुछ एशियन ममालिक में भी देखा है कि जब हुकूमत चाहती है कि जजेस के थ्रू अपना फैसला कराएं तो वो फिर स्टैकिंग करते हैं जजेस की, यानी कि जजेस की तादाद को बढ़ा देते हैं, अपने मनमानी या अपने माइंडसेट के जजेस को लेके आते हैं और फिर जो एक तरह से कंट्रोल करते हैं जुडिशरी को और अपने मनमानी फैसले लेते हैं। तो ये हम इसलिए समझते हैं कि ये एक जुडिशल कू करने की कोशिश की जा रही है और हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वो रिफॉर्म करना है तो नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक आते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जजेस बढ़ा देंगे 1-2। ये क्या वजह है कि बजाय 1 जज बढ़ाने की या 2 जज बढ़ाने की खास 5 या 7 जजेस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है? वो नजर ये आता है कि कुछ उनका शायद ख्याल है, हुकूमत का, डेस्परेट हुई है हुकूमत, उनका ख्याल ये है कि शायद इतनी तादाद अगर हमें मिल जाएगी तो हम जजेस को या कोर्ट को कंट्रोल कर सकेंगे। ये उनका माइंडसेट है, उसकी वजह से वो स्टैकिंग कर रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं जजेस की। बैरिस्टर साहब, दूसरा और अहम मामला, इमरान खान ने फौजी तहवील में दिए जाने के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। क्या वजह है? अभी तक तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया, क्या आपको कुछ पता चला? ये क्यों आपके खदशात बढ़ रहे हैं कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा और उन्हें हवाले किया जाएगा? जी देखिए, खदशा है, लेकिन कोई हतमी फैसला तो नहीं है। मेरी नजर में तो ये हो नहीं सकता कानून के जरिए के, कानून के कम से कम बात जब करते हैं आप, मेरी नजर में तो ये नहीं हो सकता कि एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो इस किस्म की सिचुएशन में। लेकिन हमें खदशा ये है कि हुकूमत जो है वो हमेशा ऐसे इकदाम उठाती है जो कि कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन वो उठा देती है फिर भी कदम, गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, वो कर जाती है और फिर हमें भुगतना पड़ता है और हमें फिर केसेस लड़ने पड़ते हैं। तो हमने मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटजी ये भी है कि इसको इससे पहले कि वो शुरू करें, पहले से ही इस चीज़ का हम उसमें रुकावट डाल दें और इसको रोक लें, ताकि वो ना हो कि गैर कानूनी चीज़ हम केसेस लड़ते रहे और फिर वक्त गुजरे। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो केसेस भी बनाए गए थे वो भी बेबुनियाद थे, जो हरकतें की थी वो भी बेबुनियाद थी, गैर कानूनी थी, जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना गया वो भी गैर आईनी था, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे फैसले किए वो भी कानून के खिलाफ थे, लेकिन वो बहरहाल होते रहे और हमें फिर बार बार डिफेंड करना पड़ा, बार बार केसेस करने पड़े। तो हम उस चीज को अवॉइड करने की एक स्ट्रेटजी, लीगल स्ट्रेटजी बनाई। सब हमें मुज़ाकरात की अगर बात करें, कुछ ना कुछ माहौल हमें कल से बनता नजर आया, लेकिन
दो मुख्तलिफ बयानात। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं महमूद अचकजई को मैंडेट दे दिया है इमरान खान ने, वो सियासी कायदीन से बातचीत करेंगे। रऊफ हसन साहब दूसरी जानिब कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है और बाकी ये जो सियासी जमातें हैं ये तो कठपुतलियां हैं। आप मुज़ाकरात अगर करने हैं, देखिए वो तो सियासी क़यादत से ही होंगे। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, जो कि आपकी बुनियादी जो जद्दोजहद है सिविलियन बालादस्ती, उसके जरा अगेंस्ट है। देखिए, अब कुछ हकायक हैं, कुछ हकीकत है, कुछ फैक्ट्स हैं, और जो भी हकायक होते हैं उसमें से सच आपको ढूंढना होता है। तो सच तो यही है कि बात उसी से होनी है जिसके पास एक्चुअली ताकत है। अगर सियासी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज फैसले कर सकती हैं, उनके पास ताकत है फैसले करने की, उनके पास पावर है, उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो फैसले कर सकें, तो फिर सियासी जमातों के साथ आइडियल है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हम वहां से फैसला करा सकें। लेकिन हकीकत ये लगती है कि शायद फैसले वो नहीं कर पाते, ना उनके पास गुंजाइश है, ना पावर है, ना ताकत है, ना वो करना जानते हैं कि किस तरह इसको मामले को आगे लेके जाना है। तो जिसके पास भी ताकत है उससे ही बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है टू प्रोंग्ड है। एक तो जो कोलिशन की साइड पे अचकजई साहब को मैंडेट दिया है कि आप सियासी लोगों से बात करें, अगर वो बात करते हैं और कोई बात बनती है और वाकई उसमें कोई गुंजाइश है कि कोई नतीजे तक पहुंच सकें, तो फिर उसको परसू किया जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर दूसरी तरफ एक और हल है हमारे पास, और वो ये है कि जिसके पास ताकत है उससे बात करें और इस मामले को सेटल करने में पाकिस्तान को जरूरत है। ये रऊफ साहब का बयान इस कॉन्टेक्स्ट में है, और जो बैरिस्टर गौहर साहब का बयान है वो पहले कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर सियासी लोगों से भी बात, लेकिन थ्रू अचकजई साहब अपने पीटीआई डायरेक्टली बात करने की फायदा नहीं नजर आ रहा अभी। और एक और भी मसला है बड़ा अभी जो मैं देखता हूँ, ये तो खैर है, मैं खुशाइन बात है कि कुछ मुज़ाकरात की बात कहीं ना कहीं से हो रही है, कोई सेटलमेंट की बात हो रही है, कोई आगे बढ़ने की बात हो रही है। ये बात अच्छी है, लेकिन असल हकीकत ये है कि फिलहाल किसी किस्म की बात नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा बैरिस्टर साहब, 8 सितंबर को आपका जलसा है, ऐलानात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट मिनट ये जलसा भी मंसूख कर दिया जाता है किसी भी वजह से, तो पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी देखिए, अभी तक तो जो बड़ा क्लियर मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है वो ये है कि ये जलसा किसी सूरत में, चाहे एनओसी वापस ले भी लिया जाए, इसको कैंसिल नहीं करना, इसको मुलतवी नहीं करना, ये जलसा होना ही होना है हर सूरत में। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर मैं भी कहूँ तो उसको नहीं रोकना। ये भी कहा है कि मेरे पास कोई ना आए सिफारिश लेके कि इसको, या कोई बयान लेने के लिए कि इसको मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मैं इस बार बिल्कुल नहीं मानूंगा। अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नून लीग के मरकजी नायब सदर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर सेनेटर अली जफर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, जजेस की तादाद बढ़ाने वाले मामले पर पीपल्स पार्टी अब तक खुलकर सामने नहीं आई। कायरा साहब से बात की हमने, नवीद कमर साहब से बात की, उनको रिजर्वेशंस हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बिल लाया जा रहा है, एतराज़ात ये हैं कि जजेस की तादाद को शायद मैनेज या कंट्रोल करने का इरादा है। क्या पीपल्स पार्टी राजी है? क्योंकि उनके बगैर तो आप बिल मंजूर नहीं करवा पाएंगे। जी देखिए, जो उसकी बनतक है उसका तो उस पर कोई एतराज नहीं करना, और वो ये है कि हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से 2009 के बाद से जो मौजूदा तादाद है जजेस की, उसमें बहुत सारे चीफ जस्टिस और जस्टिस साहिबान आए और रिटायर हुए और गए, लेकिन जो पेंडेंसी है केसों की उसमें कोई कमी नहीं है। आज भी अगर बहुत ही मोहतात अंदाजा लगाए तो 50,000 से जायद केसेस हैं जो पाकिस्तान के अवाम की अपीलें मुख्तलिफ मामलात में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा वक्त जो है जिस पर हम सब गुफ्तगू भी करते हैं,
वो आईनी और सियासी जो केसेस हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की हाकमियत से है या इक़्तिदार से है, उसको डिटरमिन करने में गुजर जाता है। और पाकिस्तान के अवाम के जो केसेस हैं वो उन पर वो तवज्जो नहीं होती। इसका नतीजा यही है कि वो जो बैकलॉग है उसमें मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। अब ये आर्गुमेंट जरूर दिया जा रहा है इस बिल के खिलाफ कि देखिए पेंडेंसी तो नीचे वाली कोर्ट्स में भी है, वहां भी ये मामला होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमें जजों की तादाद बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिसका बराह रास्त असर होता है पाकिस्तान की गवर्नेंस के ऊपर, पाकिस्तान के पार्लियामान के ऊपर, वहां अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा तो उसका डेफिनेटली जो असर है वो पूरे मुल्क में चारों हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स तक जाए। लेकिन साहब ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन पीपल्स पार्टी को अभी तक आप राजी नहीं कर पाए। तहरीक इंसाफ के इस बिल पर अपने एतराजात खदशात हैं, अगर पीपल्स पार्टी राजी ना हो तो अगला लाएअमल आपका क्या होगा? मंजूर नहीं करवा सकेंगे? जी, लाएअमल चूंकि मखलूत हुकूमत है तो अगर पहली मुशावरत से हमें अगर कंसेंसस नहीं हासिल हो सका तो मजीद मुशावरत करेंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे और हर लेवल पर बात करेंगे, चाहे वो सदर ममलिकत हो या जो उनके दूसरे पार्लियामान में मौजूद सेनेटर्स हैं और कौमी असम्बली के भी उस पार्टी ज़ाहिर एक बुनियादी हिस्सा है इस हुकूमत का, और उनकी जो क्लैरिटी और उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना सुनेगी और उसको जरूर दूर करेंगे। खुर्रम साहब एक है, आज पीएम साहब ने उम्मीद का इजहार किया कि आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग में स्टाफ लेवल मुआहिदा तो हो गया, लेकिन वो भी मामलात बोर्ड मीटिंग पे भी आ जाएंगे, तय पा जाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो इशू है जिस पर आईएमएफ को बड़ा सख्त एतराज है, अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ। चाइना की बात कर लें, यूएई, सऊदी अरब के जो कर्जे हैं वो रोल ओवर अभी होने हैं, और एक एतराज आपकी गवर्नमेंट ने जो पंजाब में सब्सिडी दी बिलों पर, उस पर भी आईएमएफ को एतराजात है। ये कैसे टैकल करेंगे ये मामलात? देखिए दो सेपरेट इशूज हैं। जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू जी, वो मेरे नजर में बुनियादी इशू वही है जिस पर वजीर खजाना और उनकी टीम और वजीर आजम भी इसमें पूरी तरह उसमें शामिल है, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वो हल हो जाए, और हमें बहुत इसमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह वो जल्द हल हो जाए। हुकूमत ने जो अमल किया है मैं जाती तौर पर उसको बिल्कुल मुस्तरद करूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की मुख्तारी के ऊपर एक कदगन है। अगर एक सूबा वफाक के जो भी मामलात हों, बिजली की कीमत के हवाले से, सब्सिडी के हवाले से, एक सूबा जो अपने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो कि पाकिस्तान का एक आइन से हुआ एक तरीकेकार है, अगर उसके जरिए सूबा अपनी डेवलपमेंट फंड में से अपनी जो उसको वफाक से महसूलात मिलते हैं उसमें से किसी को रिलीफ देना चाहता है तो आईएमएफ के पास ये बिल्कुल हक नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुज़ाकरात की अगर बात करें, कुछ 24-48 घंटों में कोई ना कोई हमें कोई माहौल थोड़ा सा बनता नजर आया, लेकिन फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल ने 9 मई से मामले को जोड़ दिया। अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो क्यों ना आप उनसे मुज़ाकरात शुरू करें कि कुछ तो डेडलॉक जो है खात्मे का आगाज हो। आदिल साहब, मैं अपनी जमात को इससे इस्तिस्ना करार नहीं देता। मुज़ाकरात के मामले में हम सब अंग्रेजी में कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, तो असल मामला है उस पर हम बात खुलकर नहीं कर रहे, मैं करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में बारहा कहा है कि अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी निज़ाम में मुज़ाकरात करने हैं, उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। ठीक, ये मसलन अब जजेस की लेजिस्लेशन आई है, चाहे वो महंगाई को कम करने का मामला है, तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा उठी है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, इन सब पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस पर हम बात नहीं कर रहे कि ये जो मुज़ाकरात है इनका मकसद क्या हो। अगर इनका मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो सारे केसेस वापस ले लेगी, बानी एनआरओ दे देगी बानी चेयरमैन के खिलाफ, ये तो नहीं होगा। तो लिहाजा जब तक मुज़ाकरात का मकसद वाज़े नहीं किया जाता और दोनों जो फरीक हैं
उनके अहदाफ खुलकर सामने नहीं आ जाते, मुज़ाकरात की बात इसी तरह जो है वो एक दिन होगी एक दिन नहीं होगी, तो जब तक ये अहदाफ खुलकर सामने नहीं आते, और इसीलिए आप देखिए ना तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उन्होंने तो वाजे कर दिया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की मुक़तदरा से बात करेंगे, किसी सियासी जमात से नहीं बात करेंगे। लिहाजा उनका हदफ तो वाजे है कि वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता, दूसरे जो पाकिस्तान के आईनी और मुआशी मसाइल हैं वो कोई अहमियत नहीं रखते। तहरीक इंसाफ के सामने सिर्फ एक ही मुद्दा है कि वो दोबारा किस तरह उन कदों पर चढ़कर इक़्तिदार पर आ सकते हैं जिन पर पहले। सरदार अख्तर मैंगल बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं, कौमी असम्बली से आज एज ए प्रोटेस्ट उन्होंने रिजाइन कर दिया कि बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जा रहा है, ये हाउस हमें सुनने में मुकम्मल नाकाम रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए, क्यों नहीं उनको एतमाद में लिया जाता और बलूचिस्तान के मामलात हल किए जाते? जी, हमारी तरफ से तो खुली ऑफर है कि अगर बलूचिस्तान पर जितने दिन बहस करनी है वो जरूर करें, लेकिन हमारी उनसे ये भी तवक्को है कि वो जो कातिल हैं, जो पाकिस्तानियों का नाहक खून बहा रहे हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर, उनकी खुलकर मजम्मत भी करें, क्योंकि 2-3 इशूज फिर यहाँ हम गुड कर देते हैं कि एक ठीक है बलूचिस्तान में अपने हकूक की जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, जो पुरअमन जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, उनके साथ हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर जो लोग तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, जो पुलों को तो उड़ाते हैं बारूद से, जो दूसरे सूबों से आए हुए लोगों का शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल करते हैं, उनका कोई भी दिफा नहीं हो सकता। तो लिहाजा उनसे जो है वो बात नहीं होगी। जो वहाँ फिरका वारियत भी है, हमने देखा 3 साल पहले जनवरी 2021 में किस तरह हमारे हजारा भाइयों के एक बड़े ग्रुप को कत्ल किया गया। अब उनसे भी जो जिन्होंने वो भी कत्ल भी अपनाया, उनसे भी बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा वहां भी एक हमें सराहत की जरूरत है बलूचिस्तान के रहने वालों की तरफ से, चाहे वो बलोच कौम के हैं, पश्तून हैं, कि जो गुफ्तगू है हकूक की उस पर हम बात करेंगे, पुरअमन जद्दोजहद करने वालों से बात करेंगे, लेकिन नाराज बलोच का पर्दा अब इस कत्लों पर नहीं डाला जा सकता। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करेंगे। MQM के आज सीनियर वफ्द की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। कराची में क्या मामला चल रहे हैं, सिंध में कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का माशी हब कराची इन दोनों दुनिया के बदतरीन काबिल रिहाइश शहरों में 5वें नंबर पर है। कराची की मकामी हुकूमत गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से और सूबा सिंध पर गुज़श्ता 15 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में अब तक तकरीबन 15-साढ़े 15 हज़ार रुपये तरक्याती स्कीमों पर खर्च कर चुकी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले MQM के वफ़द का दावा है कि अगर सूबे और बिलखुसूस कराची की मौजूदा हालत पर नज़र डालें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। हमारे ज़राए के मुताबिक आज MQM ने सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और हैदराबाद के लिए अपने पुराने मुतालबात मंजूर करवाए, और हम इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बहाल कर दिया है और सिंध के लिए तकरीबन 23 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी है। 15 अरब जो हैं वो कराची को मिलेंगे, 5 अरब हैदराबाद को मिलेंगे। अब जो SIDCL है, जो बॉडी दोबारा से जो है पहले मौजूद थी, अब इसको बहाल किया गया है। ये सारे तरक्याती मंसूबे उसके तहत होंगे। तजावीज़ इन मंसूबों की जो है 23 अरब रुपए की वो MQM देगी, और जिस तरह हमने कहा कि 15 अरब कराची हैदराबाद के लिए 5, सखर नवाबशाह मीरपुर खास के लिए 1-1 अरब रुपए रखे गए हैं। SIDCL जो है वो वफाकी वजारत मनसूबा बंदी और तरक्यात के तहत जो है मातहत काम करेगी। माजी में भी ये इदारा सिंध में काम करता रहा है, और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि MQM ने वज़ीर-ए-आज़म को बिजली के बिलों में रियायत का भी वादा याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस वक्त गवर्नमेंट MQM ज्वाइन कर रही थी, कि कराची की शहरियों के लिए 10 से 14 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती की जाएगी। और साथ में आपको ये बताते चलें कि एतराज़ MQM ने यह उठाया कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपने लोगों को सब्सिडी दे सकती है तो कराची क्यों दे सकती है। और इस मौके पर यह स्टांस लिया गया
कि सिंध गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो ओन नहीं करती उसको, पीपल्स पार्टी को। और अब चूंकि 2 दिन बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी जो है मुजाहरा करने जा रहे हैं MQM। अब MQM ने दावे बहुत ज़्यादा किए हैं, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगाए हैं पीपल्स पार्टी पर। इसीलिए हमारे साथ आज वज़ारत खुद मौजूद है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई, कराची में जो सूरत हाल है हम ये देख रहे हैं कि आप 2-2, 3-3 घंटे खुद इंतजामात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन MQM की तनकीद ये है कि कराची का हाल मजीद अबतर हो चुका है और मेयर कराची और सूबाई वुज़रा को अपनी करोड़ों की एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमकर कराची को लंदन और पेरिस ना दिखाया जाए। उनके बकौल ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो कैमरों में नहीं दिखाई जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान एक तनकीदी सियासी जमात है। ये तामीरी काम पर बिलीव नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते, सिर्फ तनकीद पर बिलीव करते हैं। और नेचुरली चूँकि तनकीद करना उनका काम है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनके पास ना सूबे में कोई स्टेक है ना लोकल गवर्नमेंट में कोई स्टेक है, तो वो तो हर वक्त यही चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इंतज़ामिया को नीचा दिखाएं या इंतज़ामिया के बारे में कोई ना कोई इस तरह की बात करें जिसके ऊपर वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकें। मैं समझता हूँ सारा कराची इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि माजी में जब बारिश होती थी, जब MQM का अपना दौर था, कराची शहर में क्या हालात होते थे और अब की बार क्या सूरत हाल है। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि आइडियल सिचुएशन हो गई, चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन कम से कम कराची वालों को नज़र आया कि शहर की किसी ने मालकी की, शहर की किसी ने खिदमत की। और जिस तरीके से माजी में कराची शहर में कई रोज़ तक पानी जमा हो जाता था, उस तरीके से पानी अल्हम्दुलिल्लाह जमा नहीं हुआ। आपके अंडरपासेस, आपकी मेजर शाहराएँ क्लियर रहीं। हाँ, सड़कों का बुरा हाल है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये हमारी इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज है, जिसको इंशाअल्लाह जैसी बारिश का सीज़न मुकम्मल होगा उन सड़कों को रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मंतक है ना, कि जहाँ जाओ कराची के बारे में बुरी बात करो, कराची के लोगों को नाउमीदी के बारे में बात करो, मैं समझता हूँ अब ये चूरन मंजन बिक नहीं सकता। और वो करते रहे तमाम चीजें, बट वो एक्सपोज हो चुके हैं कराची वालों के सामने। मैं जवाब साहब कुछ फिगर्स जो उनके हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देखें, आप 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, उसके बाद 2 साल से आप मेयर बने हुए हैं, 16 साल सूबाई गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो क्यों कराची वर्स्ट लिविंग शहरों में 5वें नंबर पर है? यकीनी तौर पर चैलेंजेस और ये सारी चीजें मौजूद है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस तनकीद का आप क्या जवाब देंगे कि 80% लोग जो हैं वो पानी कराची में अभी भी खरीद कर पीते हैं? आदिल, मैं अगर एक जुमले में जवाब दूं ना जी, तो झूठ बोलते हैं ये लोग। इन लोगों की मैथमेटिक्स, इन्होंने तालीम वाली किताब से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए ये अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। ये कहते हैं मैं 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर रहा, गलत कहते हैं। मैं 14 महीने एडमिनिस्ट्रेटर था और मुझे हटा के इनके नॉमिनी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये कहते हैं मैं 2 साल से मेयर हूँ, गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको हिसाब किताब करना ही नहीं आता। मैं 14 माह से मेयर हूँ, तो खुदारा मैं समझता हूँ एक तो इनको नंबर्स का नहीं पता। नंबर 1, ये मेरे 14 माह का मवाजना करते हैं फारूक सत्तार साहब के 4 सालों से, मुस्तफ़ा कमाल साहब के 5 सालों से, या वसीम अख्तर साहब के 4 सालों से, जो कलेक्टिवली 13 साल बनते हैं। 1987 में जो कराची शहर में MQM को मैंडेट मिला, जो कि 2018 तक कायम रहा, कोई और बीच में नहीं आया, सारी N ब्लॉक सीटें इनको मिलती थी। ये मवाजना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं। ये हमारे 16 सालों की बात करते हैं, पहले 5 सालों में तो हमारे साथ ये शामिल इक़्तिदार थे। इनका प्रॉब्लम ये है, ये हुकूमती सियासी जमात है, इनको हुकूमत चाहिए, इनको वजारतें चाहिए ताकि ये अपने मकासद को सर्व कर सकें। और ये अब जो बार बार प्राइम मिनिस्टर के सामने आके ये बातें करते हैं, इनका बुनियादी इंटरेस्ट यही है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री इनको मिल जाए। इनका बुनियादी इंटरेस्ट ये है किसी न किसी तरीके से इनका जो ये SIDCL टाइप कंपनीज हैं उसके अंदर इनका स्टेक हो जाए। इनका इंटरेस्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जो कि पाक PWD को एक ज़माने में चलाती थी, वो मिनिस्ट्री इनको मिल जाए। इनका इंटरेस्ट ये है, इनका इंटरेस्ट कराची वालों से नहीं है, इनका इंटरेस्ट आम आदमी से नहीं है। इन्होंने माजी में भी किसी के इंटरेस्ट को सर्व किया है, अभी भी ये किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। कराची वालों से इनका कोई लेना देना नहीं है।
है। मुर्तज़ा साहब, MQM का वफ्द आज जो वज़ीर आज़म से मिला, उनमें एक सियासी रहनुमा से मेरी बात हुई, बल्कि अमीनुल हक साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड आज टीवी पे कह दिए उसके अलावा भी कि सिंध गवर्नमेंट सूबे को ओन नहीं करती, PWD जो है बतौर इदारा वो खत्म हो चुका है। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट फंड तकरीबन 23 अरब रुपए, 15 अरब कराची के, 5 हैदराबाद के, और जो SIBCL के नाम से जो बॉडी है वो अब बहाल होने जा रही है और विफाक प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर MQM की तजावीज़ पर ये सारे काम उन शहरों में करेंगे। तो उनका दावा यह है कि सिंध हुकूमत ओन नहीं कर रही सूबे को और हमें जाकर ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। कराची शहर में आदिल इस साल के बजट में 125 अरब रुपए रखे हैं सिंध हुकूमत ने। सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट फंडिंग की बात कर रहा हूं। जो सेवरेज के निज़ाम के लिए K4 ऑगमेंटेशन का प्लान है, उसके लिए 77 अरब रुपए रखे गए हैं और ये मवाजना कर रहे हैं वो 250-250 अरब रुपए का। 15 अरब से जो उन्होंने वफाकी हुकूमत से डलवाए हैं, 15 अरब पीनट्स। वो शहर जो इस मुल्क को चलाता है, वो शहर जो इन लोगों को इज्जत देता है, इलेक्ट कराता है, वो शहर जिसने सब कुछ इनको बना दिया, इन्होंने उस शहर का सौदा 15 अरब रुपए के लिए किया है। मेरा पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरी में वो जो 15 अरब की स्कीमें हैं ना, उसके जरा खत व किताबत देख लीजिए। वो 15 अरब की स्कीमों के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो रिक्वेस्ट है, जो लेटर है, वो 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, उस जमाने में मेरे दौर में वो स्कीमें भेजी गई थी जो लगभग कोई 10 अरब रुपए की है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि हर चीज का जब कुछ हो जाती है तो कहते हैं क्रेडिट हमारे ऊपर जाता है, जब कोई चीज नहीं होती तो कहते हैं इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जाती है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं, ये बड़े अपने आप को चैंपियन कहते हैं मकामी हुकूमत के। मकामी हुकूमत में आज ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कि उन्होंने खुद बॉयकॉट किया था। ये नहीं है किसी ने इनको रोका, इनका हाल नहीं था इलेक्शन लड़ने का, इनकी हिम्मत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। उन्होंने राह फरार इख्तियार की इलेक्शन से 3 रोज कबल या 2 रोज कबल और कहा हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, जिसका फायदा जमात इस्लामी को हुआ। अब अगर मकामी हुकूमत आ गई है और आप कहते हैं मैं चैंपियन हूं मकामी हुकूमत का, मैं चाहता हूं आर्टिकल 140A इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए क्या उसको आप इंप्लीमेंट इस्लामाबाद में बैठ के PND डिपार्टमेंट से कराएंगे? इनको तो चाहिए मेयर का हाथ बटाएं, मदद करें, ये कहें जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को कि भाई K4 के पूरे पैसे एलोकेट करो ताकि हमारे सूबे में इस साल पानी आए, हमारे शहर में पानी आए। नहीं करते। अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो उनको जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपके भाई के दौर में 2014 में KIDCL, ये जो आप कंपनी की बात करें, ये नई कंपनी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी थी, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इमरान खान साहब ने जिसका नाम तब्दील करके सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया था। हम लोग बहसे थे, सिंध हुकूमत उस वक्त भी कहते थे कि ये जो कंपनी है KIDCL, ये मेयर के मातहत चलनी चाहिए। वसीम अख्तर साहब मेयर बन गए थे उस वक्त। ना नवाज शरीफ साहब ने, ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और ना इमरान खान साहब ने उस कंपनी को इख्तियारात दिए, मेयर को इख्तियारात दिए और इस्लामाबाद के जरिए उस कंपनी के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? आप आइए इस वक्त MA जिन्ना रोड, अपने कैमरामैन को भेजिए MA जिन्ना रोड, वो आपको बताएगा कि MA जिन्ना रोड के ऊपर इन्होंने काम स्टार्ट किया ग्रीन लाइन की BRT का। आज खुद ही पड़ी हुई है वो, उसका बुरा हाल है। मामा पारसी स्कूल की इंतजामिया से पूछे कि वो क्या कहती है, उस प्रोजेक्ट ने उनके साथ क्या किया। NJV स्कूल की इंतजामिया से पूछे, निशात सिनेमा वालों से पूछे कि इस प्रोजेक्ट ने उनके साथ क्या किया। आप जाइए, मंगो पीर में सड़क बना रहे थे जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से होती हुई इवेंचुअली शहर के अंदर आती है। पूछिए कंपनी ये बना रही थी, आज उस सड़क का क्या हाल है? क्या वो सड़क कंप्लीट हो गई है? बात यह है कि ये जहां इनका इंटरेस्ट सर्व करता है तो कहते हैं हाँ यार ये चीज हो जाए, जहां इनका इंटरेस्ट सर्व नहीं करता तो कहते हैं निजाम को खराब कर दो। इनका इंटरेस्ट ना कराची है, इनका इंटरेस्ट ना कराची की आवाम है, ना इनका इंटरेस्ट डिवोल्यूशन है या एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है। इनका इंटरेस्ट है इनकी जात, इनका इंटरेस्ट है, इनका मकसद है कि बस उनका चूरन मंजन बिकता रहे, कराची वालों का कोई मसला हल होता है, हो नहीं होता नहीं हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनको प्रॉब्लम इस बात की है कि मेयर पीपल्स पार्टी का सड़कों पर नजर आता है, काम करता हुआ नजर आता है, चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ये नालों में, सेवरेज लाइनों में बोरियां डालने का निजाम खत्म हो गया है। अब हम उन चीजों को निकाल के
शहर को साफ सुथरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 3-3.25 साल में ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी शहरियों के सामने कि एमक्यूएम जो तासुब की बात करती थी वो गलत बयानी थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची शहर को ओन किया है और पीपल्स पार्टी कराची शहर में इंशाल्लाह हकीकी बेहतरी लेके आएगी। चले मुर्तजा वहाब साहब, हम तो आपके सामने ये सारे सख्त सवालात रख रहे हैं। आज के इलेक्ट्रिक के बारे में भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, परसों वो मुजाहरा भी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को सब्सिडी और रिलीफ दे दी, सिंध हुकूमत नहीं दे रही, और काइंडली रिक्वेस्ट उन्होंने वजीर आजम से ये की है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इसके लिए पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो आप हमारी मदद करें। आदिल अगेन तारीख के तालिब इल्म है, KESC का हाल KESC जैसा क्यों हुआ ये भी आपको पता है, उसके MD का कत्ल कर दिया गया ये भी सबको पता है। जब वो प्राइवेटाइज हुई तो कौन हुकूमत में था, कौन हुकूमत का इत्तेहादी था, कौन हुकूमत को सपोर्ट करता था, के इलेक्ट्रिक को जमाने में कौन मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता था। आज ये कहते हैं के इलेक्ट्रिक बुरी हो गई है, आज ये हुकूमत में आ जाएंगे तो के इलेक्ट्रिक को ऑन करना शुरू कर देंगे। ये सब जानते हैं, जिस दिन आप बैकग्राउंड थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे सबको पता चल जाएगा किसका भाई, किसका रिश्तेदार, किसका जानने वाला कहाँ काम करता था। तो मैं बुनियादी तौर पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो तासुब की सियासत है, ये जो मनफी सियासत है, इससे बाहर निकलें। पंजाब ने ये जो पॉपुलिस्ट कार्ड खेला है, ये शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम हैं, तो क्यों ना पूरे पाकिस्तान के लिए खेल दें। उनको भी पता है वो नहीं खेल सकते, उनको पता है ये देरपा तौर पर सलूशन नहीं है। अगर सलूशन निकालनी है आपको तो ओवरऑल जो IPP का क्राइसिस चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो बड़े बड़े रेट्स के ऊपर उनके साथ अग्रीमेंट्स कर दिए गए थे, उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। कानून के मुताबिक उन मामलात को हल करने की ज़रूरत है। जो सर्कुलर डेट है या आपका लोकल डेट उन IPPs के ऊपर खड़ा हुआ है, उनको रिटायर करने की ज़रूरत है ताकि पर यूनिट बिजली के रेट्स में आप कमी ला सकें। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये बात सिर्फ यही करेंगे कि इस तरीके से सियासत कर ली जाए, उस तरीके से सियासत कर ली जाए। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, आज सिंध गवर्नमेंट इनके कहने पर 60 दिन के लिए रिलीफ दे देती है। आप मुझे बताइए 61वें रोज़ क्या होगा, 70वें रोज़ क्या होगा, 90वें रोज़ के बाद क्या होगा? आप आवाम को उसी बिजली के बिल पे ले आएंगे। तो आप वो रिलीफ दें जिसको सस्टेन कर सकें। ये जो छोटी मोटी लॉलीपॉप दे के आप आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं इसने पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है। मुश्किल फैसले करें, टारगेट ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की गरीब आवाम को, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। और वो रिलीफ तभी दिया जाएगा जब ये तासुब की टेक्निकल ये जो मनफी पॉलिटिक्स है आप इसको ख़त्म करें। आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि पाकिस्तान का जो एनर्जी बास्केट है उसका हल क्या है, किस तरीके से आपको एनर्जी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूं उनको साथ देना चाहिए कि आप लोकलाइज एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर लेके आए। वो जो हमें बार बार नेपरा के पास जाना पड़ता है ना, हमने अपना सूबाई इदारा बनाया सेपरा। आइन का आर्टिकल 157 हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोकलाइज सॉल्यूशन बना सकते हैं, लोकल ग्रिड अपनी बना सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे ठट्टा के अंदर, हमारे थर के अंदर हमारे पास सस्ती बिजली अवेलेबल है। हम उस सस्ती बिजली से अपने लोगों को सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं अगर ये हमारा साथ दे। लेकिन बदकिस्मती के साथ होता यही है कि मनफी पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, हमेशा इस तरह की प्लेइंग टू द गैलरीज बात करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ना पाकिस्तान की आवाम को फायदा होता है, ना सिंध की आवाम को फायदा होता है और ना कराची की आवाम को फायदा होता है। मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और MQM के जो भी एतराज़ात थे सिंध गवर्नमेंट पर और मेयर कराची पर वो हमने उनके सामने रखे। आने वाले दिनों में MQM की सीनियर क़यादत भी इन्हीं सवालात का सामना करेगी जो सवालात मुर्तजा वहाब साहब ने उठाए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट की कारकर्दगी, आज पाकिस्तान जो है दूसरा टेस्ट भी हार गया, बांग्लादेश ने वाइट वॉश कर दिया है, क्या वजह है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉर्मेट बदल दिया, कैप्टन और मैदान भी, लेकिन नहीं बदला तो कौमी क्रिकेट टीम की हार का सिलसिला। सर्जरी हुई ना, बड़े बड़े खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर हो सकी। T20 वनडे और अब टेस्ट सीरीज में शिकस्त ने क्रिकेट टीम के शायकीन को काफ़ी मायूस कर दिया है और नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि क्रिकेट टीम को अपने ही होम ग्राउंड पर
निस्बतन आसान हरीफ बांग्लादेश से ना सिर्फ तारीखी वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, बल्कि बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। पहला टेस्ट जो था वो 10 विकेट से पाकिस्तान हार गया, और आज पाकिस्तान जो है दूसरा टेस्ट वो 6 विकेटों से हार चुका है। और जाहिर बात है क्रिकेट जो है वो क्रेज है पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो सारे काफ़ी मायूस भी हुए। तौसीफ अहमद साहब, मायनाज साबिक क्रिकेटर, किसके मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, क्या वजह आपको समझ आ रही है ये पै दर पे जो हमें शिकस्त हो रही है और इतनी बुरी तरह हो रही है कि तारीख बन रही है क्रिकेट में? जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहली बात ये कि ये आज की बात नहीं है, ये तो काफी पुरानी बात है। अगर मैं थोड़े से लफ्जों में उसको कहूँ कि हमारे प्लेयरों ने, बिग प्लेयरों ने, और पीछे भी जो गुजर गए, मेरा ख्याल है आई मीन के यूनुस खान हुए और कई बड़े बिग प्लेयर, मतलब आई मीन हम लोग अपना बैकअप ही नहीं तैयार कर सके। और बैकअप उसी तरह तैयार होता है जब जाहिर है आप किसी को खिला के देखेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी जो है वो मेन वो है, हर कंट्री की डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें परफॉर्मर होता है। तो उसके बाद उसको कई जगह में 4 चेयरमैनों के साथ रहा, उसके सिलेक्शन कमेटी में भी रहा, अभी रिसेंटली भी था जब ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास बैकअप नहीं बन पाया, और उसकी वजह वही थी कि हमारे हमेशा से हमारे डोमिनेट करता है कैप्टन एंड कोच, और हम उनको टीमें देते हैं, बिल्कुल देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अंदर खिलानी है। बट कुछ अरसे से कुछ और चीजें का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और वो आपने देखा पीछे हम जो ट्रॉफी में हम इंडिया से हारे, फिर हम जो है अमेरिका से हारे, तो वो बाद में चीजें पता चली जी कि ये तो कुछ और ही खेल हो रहा है। तो असल वजह तो वही थी, और वो अब तक चली आ रही है मेरे ख्याल। जी, अच्छा तौसीफ अहमद साहब, दूसरा ये बताइएगा कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन पर भी काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने वकार यूनुस साहब को जो है काफ़ी इख्तियारात और वो तफवीज़ तो किए, तो अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही और वर्ल्ड कप से ये सिलसिला जो है मायूस कुन कारकर्दगी का बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन ऐसी बन जाती है अमेरिका से जिस तरह से हारना, तो क्या फिर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि किसी और के हवाले कर दे ये मामला? देखिए, हार जो है ना, हार तो हमने बहुत देखी है और जीत भी हमने देखी है, और काफी क्रिटिसिज्म भी हमारे टाइम में हुआ। खैर उस टाइम में जो साहब थे वो एक अपनी डिफरेंट उनकी स्टाइल था, और उन्हीं के टाइम में जीतना भी हमने काफी सीखा। और देखिए, चेयरमैन साहब जब आए हैं बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उन्होंने ये जगह ली है, लेकिन उन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा जी मैंने प्लेयरों के हवाले सारी चीजें कर दी हैं, और मैं जो है जो ऐसा कुछ करूंगा कि सब ठीक कर दूंगा, और मतलब उस सेंस में कि अभी जो पता नहीं क्या होने वाला है। बट हमने देखा कि 2 आदमी जिनको वो लेके आए थे, खास तौर पे वहाब रियाज और रजाक, 2 आदमियों को उन्होंने फारिग किया, और आई थिंक अभी भी वो कह रहे हैं कि सर्जिकल कुछ होने वाला है। तो बैकअप नहीं है आपके पास, इतने आराम से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो आप लोग लेके आए हैं वो तो पिछले 4 सालों में रह के जा चुके हैं सारे। वकार यूनुस की बात कर रहा हूँ, वो रह चुके हैं बिल्कुल, और अभी वो कह रहे हैं कि जो बीमारी है उसको जड़ से निकालने में टाइम लगेगा। तो बीमारी तो कहाँ से आई है? आप भी इन्वॉल्व रहे हैं सारी चीजों में, आप हुए, सकलैन हुए, और कई जिनको अभी मिसबा हुए, ये सब बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, और फिर नतीजा आपने देखा है। तो हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, इसको करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उखाड़ के सबको फेंक देंगे ना, तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, जैसा चल रहा है अभी चलने देते हैं, और तो कुछ भी नहीं। ठीक, वैसे तौसीफ साहब अगर बात की जाए, ज्यादा नहीं, 1.5 साल पहले तक बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, खुद भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। रिजवान को हमने देखा, बॉलर्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट्स में तक हम पहुंचे, नंबर 1 तक पहुंचे, हमने टूर्नामेंट्स वगैरह भी जीते। फिर उसके बाद अचानक से
जब पॉलिटिक्स इन होती है, कप्तान चेंज करने की बातें शुरू होती हैं, प्लेयर्स जो हैं वो पब्लिक स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें और फिर कप्तान आखिरकार जो है वो चेंज भी हुए, हमने देखा, तो ये सब कुछ तो हमारा अपना किया धरा है। तो पीसीबी को तो मोरद इल्ज़ाम ना ठहराना जो है वो इस मामले में ज्यादती होगी कि आप देखें ना, अगर एक प्लेयर 2 साल खेलता है, उसकी जी बात शुरू हो जाती है इसको उठा के कैप्टन बना दें। देखिए ये बातें ही जो है इस वक्त जो है हमारे प्रॉब्लम हुई है, और यकीनी तौर पे आपको पता है कोई ऐसा बिग प्लेयर हमारे साथ नहीं है जो इस टीम को संभाल सके। बिग मीन कि सीनियर, बहुत बड़ा सीनियर कोई, ठीक है, बाबर को आपने किया, उसके बाद इनसाइड स्टोरीज तो बहुत कुछ है, ये हमें पता, लेकिन इसको संभालना पीसीबी का काम है। लेकिन मजबूरियां कौन सी आड़े आ रही हैं मुझे नहीं पता कि कौन सी मजबूरियां आड़े आ रही हैं कि ये चीजों को खत्म किया जाए, बट आप घूम फिर के वही लोगों को लेके आते हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि जब सईद अजमल की मैं बात करता हूँ, इतनी ग्रेट, इट्स अ ग्रेट बॉलर, वो जब उनको बैंड किया गया तो वो सस्पेक्ट एक्शन की वजह से बैंड किया गया, और सस्पेक्ट एक्शन का मतलब ये है कि आईसीसी के उससे हुआ उनको, आपने उनको बॉलिंग कोच लगा दिया। हाउ कैन, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है आपके पास कि उनको कैसे लगा दिया यार, ये तो बैंड, और अभी भी वो साथ हैं। इसी तरह और भी लोग कई हैं जो साथ हैं मगर फेलियर हैं बिल्कुल। तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो वो चीजें कह रहा हूं जो मेरा ख्याल है कि सबको पता है, बट हाउ कैन यार, अभी भी आप जो है उनको साथ लेके फिर रहे हैं और कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो आई थिंक ये बहुत इनसाइड प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करना, देखें ये सबसे टफ जिसे कहना चाहिए आए चेयरमैन साहब, अगर ये नहीं कर सकेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किलात है। तौसीफ अहमद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साज़रीन, आपने सुना कि प्रॉब्लम्स और मसाइल बहुत हैं, और क्रिकेट जिस तरह मैंने पहले कहा पैशन है तकरीबन सारे पाकिस्तान के लिए, तो इस पर पीसीबी को और स्पेशली चेयरमैन पीसीबी को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।